हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सबको पता ही होगा कि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो रेसिडेंशियल वायरिंग की ओर हम लोग बढ़े हुए हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल वायरिंग के ऊपर ही अभी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट है। इस सीरीज खत्म होने के बाद जो है हम लोग कॉमर्शियल वायरिंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे उसमें भी कि कॉमर्शियल वायरिंग क्या है, किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारी को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में इस सीरीज में रेसिडेंशियल वायरिंग सीरीज में पिछले वीडियो तक हमने यह देखे थे कि लोड कैलकुलेशन किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे घर होते हैं उसके अंदर टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह, बल्ब, चार्जर पॉइंट, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके किस तरह से वायर साइज का सिलेक्ट करना है। ठीक है, किस तरह से वायर साइज को सिलेक्ट करना है, किस तरह से ब्रेकर साइज को यूज में लेना है, किस तरह से जो है फ्यूज का साइज कैलकुलेट करके सेलेक्ट करना है। इन सब चीज़ों को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है हमारा पावर मिलना शुरू होता है। ठीक है, हमारे घर में जो है पावर ट्रांसफार्मर से ही मिलती है। ठीक है, और भी जगहों से मिलती है, जैसे सोलर पैनल हो गया, बैटरी हो गया, इन सब चीज़ों से भी आप पावर को ले सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक ही। उन सब चीज़ों की सीमित समय सीमा है, लेकिन ट्रांसफार्मर की जो है कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप जब चाहें उतना जो है पावर को खपत कर सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो जो है क्षमता के अनुसार जो है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक स्टेप अप, एक हो गया स्टेप डाउन और एक हो गया स्टेप अप। क्या करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन को? स्टेप डाउन का कहने का अर्थ यह है कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप कहते हैं, और जो वोल्टेज को घटाता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ लेते हैं? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज जो है हम एक ही जगह पे लेते हैं, जो कि जहाँ से बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, यानी कि बिजली उत्पादन जो है न्यूक्लियर प्लांट में होता है। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट के बाद जो है यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज में ले करके उसके बाद जो है बड़े बड़े पोल के माध्यम से जो है हमारे घर तक 11 kV के माध्यम से जो है 11 kV 11 kV कहने का अर्थ 11,000 वोल्ट एम्पियर का जो है इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी से कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, हर ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल देखिए ये हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज टर्मिनल, HV टर्मिनल, जो कि क्या होता है हाई वोल्टेज टर्मिनल। और 4 टर्मिनल इधर होते हैं छोटे साइज में, जो होते हैं लो वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है, लो वोल्टेज टर्मिनल होते हैं। और भी ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप PDF को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, बाकी डिटेल्स में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दो टर्मिनल होते हैं जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोलते हैं। ठीक है, इनपुट साइड को प्राइमरी बोलेंगे और सेकेंडरी साइड को आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, जो कि 11,000 वोल्ट इसमें देते हैं, तो स्टेप डाउन करके जो क्या करता है 440 वोल्ट एम्पियर जो है हम लोग को आउटपुट में देता है। ठीक है, जो हमारे घर के लिए यूज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप सब देखे होंगे कि जो आपके घर के बगल में या फिर आपके घर के रोड के बगल में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इसमें से 3 तार एक साइड और 4 तार एक साइड ट्रांसफार्मर से जुड़े होते होंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी साइड होते हैं वो 11 kVA
पावर होते हैं और सेकेंडरी साइड जो होता है वो 440 वोल्ट एम्पियर का होता है, जो कि प्राइमरी साइड से आप पावर सप्लाई को नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप सेकेंडरी साइड से ही पावर सप्लाई को लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। तो जो कि हम लोग क्या कर इस ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, आगे इन सब पार्ट का नाम है जो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझिए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वायरिंग कनेक्शन देख रहे हैं। हमारे जो रेजिडेंशियल वायरिंग होते हैं उसमें वायरिंग किस तरह से किए जाते हैं, तो आइए जानते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होता है या और ये जो है, यहाँ से ये 4 वायर जुड़ गए। ठीक है, यहाँ से आर वाई बी और न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से सेकेंड साइड में होते हैं। ठीक है, आर वाई बी और न्यूट्रल। और प्राइमरी साइड जो होते हैं इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल जो है ग्राउंडिंग करके ही आउटपुट में लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आता है पावर वो आर वाई बी ही आता है। ठीक है, 3 फेज ही आता है जो 11 kVA का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से जो है 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट पावर सप्लाई अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर से जो वायर आता है वो पहले सबसे पहले जो है वो एनर्जी मीटर में आपको इनपुट करना होता है। ठीक है, एनर्जी मीटर देखिए, ये पावर ग्रिड हो गया, ये पॉल हो गया। ठीक है, ये ग्रिड पॉल हो गया, जो ये 3 फेज है। ठीक है, ये 3 फेज हो गया और ये सिंगल फेज हो गया। ठीक है, ये 3 फेज और ये सिंगल फेज। तो 3 फेज मीटर और सिंगल फेज मीटर किस तरह से वायरिंग किए जाते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी साइड इसमें भी सेम कंडीशन ट्रांसफार्मर की तरह इसमें भी होता है 2 टर्मिनल। ठीक है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया, और इसे ही हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, आप 3 फेज मीटर एनर्जी मीटर के ऊपर जब देखेंगे तो इस पर कुछ साइन वगैरह लिखे होंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग वायरिंग को इसमें कनेक्ट करना है। ठीक है, और लूज कनेक्शन नहीं करना है। यदि आप लूज कनेक्शन करते हैं तो स्पार्किंग होगा और मीटर ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको जब भी स्क्रू को टाइट करना है तो उस समय यह बात को ज़रूर ध्यान रखें कि स्क्रू पूरी तरह से टाइट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आर, ये देखिए प्रथम साइड में जो है इनपुट हुआ है, सेकेंड आउट हुआ है। ठीक है, ये जो है आउट हुआ है जो हमारे घर के लोड के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी हम 3 फेज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वाई। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारा जो फेज सीक्वेंस चलते हैं 3 फेज में वो आर वाई बी की तरह चलते हैं। ठीक है, जो कितने वोल्ट के होते हैं, तो 440 वोल्ट के होते हैं। ठीक है, आप सबके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि प्रत्येक वोल्ट जो है 220 वोल्ट का होता है, तो इसमें 3 फेज होता है तो जो है 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। तो आपको बता दें कि हम लोग तीनों फेज को जो है तीनों फेज को एक साथ मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए 2 टर्मिनल होते हैं, या तो आर और वाई को मेजर कर सकते हैं, या फिर वाई और बी को मेजर कर सकते हैं, या फिर आर और बी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इससे इस मेजर करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज गणना कहते हैं। ठीक है, लाइन वोल्टेज दो फेज के बीच जो वोल्टेज निकाले जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आगे देखेंगे, आर वाई बी एक टर्मिनल पे इनपुट हो रहा है और आर वाई बी आउट हो रहा है। ठीक है, साइड में न्यूट्रल भी यहाँ पे आउट हो रहा है, जो कि ब्रेकर के साथ नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट आउट हुआ है। ठीक है, यदि आप 4 पोल की एमसीबी या ब्रेकर यूज में लेते हैं, ठीक है, ये जो है 3 पोल की है। ठीक है, ये जो है 3 पोल की है। अगर आप 4 पोल की भी ब्रेकर लेते हैं तो आप न्यूट्रल को भी जो है ब्रेकर के साथ इन और आउट करवा सकते हैं। अब आइए सिंगल फेज की ओर देखते हैं। ठीक है, सिंगल फेज में जो है हमारा क्या है, एक ही फेज। सिंगल फेज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एक ही फेज इनपुट होता है और एक ही फेज जो है आउट होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल इन होता है और न्यूट्रल आउट होता है। ठीक है, इसमें जो है 60 एम्पियर तक फुल लोड करंट को चला सकते हैं, और इसमें जो है 30 एम्पियर तक की जो है फुल लोड करंट तक जो है यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो मीटर में आने के बाद पहले क्या है, पहला जो है ट्रांसफार्मर में आएगा, जो 440 वोल्ट 11 केवीए से 440 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे एनर्जी मीटर की ओर आएगा। ठीक है, जिसे मीटर ग्रिड पोल की सहायता से मीटर में आएगा। मीटर से आउट होते हुए आप यहाँ पे ब्रेकर या फिर फ्यूज को भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग घर के अंदर नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, अभी हम लोग घर के बाहर ही हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी मीटर से आने के बाद, ठीक है, एनर्जी मीटर में पावर इन और आउट करने के बाद जो है हमारे घर के सारे इक्विपमेंट्स, जैसे कि
हमारे घर के अंदर जो लगा होता है, एसी लगा होता है, पंखा लगा होता है, ठीक है, बल्ब लगे होते हैं, एलईडी लगे होते हैं, मरकरी लगे होते हैं, ठीक है, और क्या क्या चार्जर पॉइंट वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण लगे होते हैं जिन्हें 220 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग पावर सप्लाई को देते हैं, ठीक है। लेकिन इसे पावर सप्लाई देने के लिए जो है क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, एलईडी बल्ब से वायर को कनेक्ट करना होता है, किस तरह से कनेक्शन को करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है एनर्जी मीटर से आउट करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बल्ब और पंखे को पावर सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अभी जो है एक पैनल बॉक्स को तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी सिर्फ समझिए, और अगले वीडियो में हम आपको पैनल और एमसीबी बॉक्स को ड्रेसिंग किस तरह से करना है उससे हम लोग लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को फॉलो जरूर करके रखें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्या करना है कि जो मीटर से जो हमारा सिंगल फेज या 3 फेज वायरिंग होने के बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउट होता है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग से तो इन होता है, प्राइमरी वायरिंग से जो है हमारे घर के अंदर जो है, हमारे पैनल के अंदर जो है पावर इन होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग से जो है आउट होता है, ठीक है। तो ये जो आउट होता है पैनल से जो है सीधा पैनल से इन और आउट होने के बाद ये सीधा जाएगा कहाँ, एमसीबी बॉक्स में, ठीक है। एमसीबी बॉक्स में भी इन और आउट होने के बाद जाएगा कहाँ, तो स्विच बोर्ड में, ठीक है, स्विच बोर्ड में। अब स्विच बोर्ड से इन और आउट होने के बाद हमारे घर के सभी बिजली उपकरण तक जाएंगे, जैसे हो गया फैन, जितने भी लगे होंगे, लाइट लगा होगा, ठीक है, एसी लगा होगा, गीजर लगा होगा, ठीक है, गीजर लगा होगा, इन सभी बिजली उपकरण को 220 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रेसिडेंशियल वायरिंग का जो है प्लान बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से डायग्राम को भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आपकी स्पेशली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा करके आपको एक वीडियो के माध्यम से कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ताकि आपकी तरह सभी स्टूडेंट को सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।